हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका पेपर 2 है, यानी शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। उसी का चैप्टर 2 हम आज पढ़ने वाले हैं। इससे पहले आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप लोगों ने क्लासेस नहीं की हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके चेक करेंगे तो आपको वहां पे सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम आईडी पे मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम आईडी से नहीं जुड़े हुए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया जाएगा। आप वहां से जाके लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट जो है आपकी टेलीग्राम आईडी से हमारे आप जुड़ सकेंगे। तो फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वो अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। जैसा कि पता चल रहा है कि फर्स्ट सेमेस्टर वाले हर चीज को हल्के में ले रहे हैं। आप लोग को पता होगा कि इस बार कितनी भारी मात्रा में एडमिशन हुआ है। आप चीजों को सीरियसली लीजिए, है ना? वरना फिर सभी बच्चों की तरह वही बैक लगेगा। मैथ, संस्कृत, बहुत सारे बच्चों का बैक लगा हुआ है, तो वही फिर से झेलना पड़ेगा। तो वो झेलने से बेहतर है कि आप पढ़ाई अभी से शुरू कर दीजिए। ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर 2 आज हम पढ़ने वाले हैं। और चैप्टर 2 का जो नाम है वो है संप्रेषण। ठीक है। क्या है आपका? संप्रेषण। संप्रेषण को इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन। ठीक। चलिए देखते हैं पहले संप्रेषण का अर्थ क्या होता है। ठीक। संप्रेषण क्या होता है, संप्रेषण का अर्थ क्या है, तो समझिएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संप्रेषण का अर्थ। ठीक। तो संप्रेषण शब्द अंग्रेजी के कम्युनिकेशन का हिंदी रूपांतरण है। यानी कहने का मतलब ये है कि आपका जो संप्रेषण शब्द है, जो इंग्लिश का कम्युनिकेशन वर्ड है, उसी का हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ है। ठीक। यानी जो आपका संप्रेषण है वो कम्युनिकेशन, जो आपका इंग्लिश वर्ड है, उसी का हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। ठीक। अब देखिएगा, कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति, यानी इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से हुई है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि कम्युनिकेशन किस लैटिन भाषा से उत्पत्ति, मतलब कि किस लैटिन भाषा से उत्पत्ति हुई है, तो आपका वहां पे कम्युनिस दे देगा। ठीक। कम्युनिकेशन दे देगा, सॉरी, और दो तीन वर्ड ऐसे मिलते जुलते दे देंगे तो आपको वहां पे कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे चीजें ध्यान से देखिए। तो देखिएगा, आपका जो कम्युनिकेशन शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कैमनीज शब्द से हुई है। किससे हुई है? कैमनीज शब्द से हुई है। और जिसका अर्थ है, यानी जो कम्युनिज है उसका अर्थ है आपका सामान्य या कॉमन। ठीक। अतः संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति परस्पर सामान्य अवबोध के माध्यम से आदान प्रदान करने का प्रयास करता है। ठीक। संप्रेषण क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति क्या करता है? परस्पर सामान्य अवबोध के माध्यम से आदान प्रदान करने का प्रयास करता है। ये तो हो गया आपका। अब आप संप्रेषण समझिए, संप्रेषण होता क्या है। ठीक। यानी जो हम लोगों ने ये पढ़ा है, संप्रेषण क्या है आपका? जैसे संप्रेषण क्या होता है, दो लोग जो होते हैं, दो व्यक्ति मान लीजिए, ठीक, वो आपस में जो बातचीत कर रहे हैं ना, दो पर्सन जो आपस में बातचीत कर रहे हैं, वही क्या हो गया? आपका कम्युनिकेशन हो गया। ठीक। एक व्यक्ति अपनी विचारधारा दूसरे के सामने रख रहा है, ठीक, दूसरा व्यक्ति उनसे ये कह रहा है, तो ये आपका क्या हो गया? कम्युनिकेशन। या तो ये कह सकते हैं कि आमतौर पे जो सामान्य बोलचाल होती है लोगों के बीच में, वही आपका कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण है। ठीक। आई बात समझ में? जो हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं वो क्या होता है? वो कम्युनिकेशन ही तो होता है। ठीक है। चलिए देखिए, संप्रेषण की परिभाषा अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषा दी है, तो हम वन बाय वन एक एक लोग के अनुसार पढ़ेंगे। तो देखिएगा, पॉल लीगल्स के अनुसार जो है संप्रेषण की परिभाषा क्या है वो देखते हैं। तो संप्रेषण वह प्रक्रिया है, ठीक, संप्रेषण क्या है? वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या अधिक लोग विचारों तथा भावनाओं, प्रभावों आदि का इस प्रकार परस्पर विनिमय करते हैं कि सभी लोग प्राप्त संदेशों को समझ जाते हैं। संप्रेषण में संदेश देने वाले तथा संदेश ग्रहण करने वाले के मध्य संदेशों के माध्यम से समन्वय स्थापित किया जाता है। ठीक।
अब समझिएगा, पॉल लीगल्स ने ये कहा है कि संप्रेषण वह प्रक्रिया है, क्या है? संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें दो, ठीक, या दो से अधिक लोग, ठीक, दो या दो से अधिक लोग अपने विचार, अपनी भावना, ठीक, इस प्रकार एक दूसरे को मतलब कि कहते हैं या बताते हैं कि लोग क्या होते हैं, संदेश जो प्राप्त मतलब जो वो कह रहा है वो दूसरा व्यक्ति समझ ले, ठीक। फिर से समझिएगा, पॉल लीगल्स के अनुसार संप्रेषण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या हो, दो या दो से अधिक लोग हो और वो लोग क्या करें, अपने विचार भावनाओं को, ठीक, ऐसे मतलब कि दूसरों से कहें कि जो दूसरा व्यक्ति है वो कहने वाले की बात को क्या कर ले, समझ ले। यही क्या है आपका संप्रेषण है, ठीक। और जो संप्रेषण में संदेश देने वाला है, ठीक, और संदेश ग्रहण करने वाले हैं, उनके मध्य क्या होते हैं, संदेशों के माध्यम से समन्वय स्थापित किया जाता है। यानी उन दोनों के बीच में जो संदेश का जो माध्यम है उससे क्या होता है, समन्वय स्थापित किया जाता है। आई बात समझ में? अब हम देखेंगे एडर्सन के अनुसार, ठीक, एडर्सन के अनुसार आपका संप्रेषण क्या है वो देखेंगे। देखिएगा, संप्रेषण एक रात्यात्मक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति चेतनतया अथवा अचेतनतया दूसरों के संज्ञानात्मक ढांचे को सांकेतिक हाव भाव आदि रूप में उपकरणों या साधनों द्वारा प्रभावित करता है। एडर्सन ने कहा है कि संप्रेषण का एक रात्यात्मक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, व्यक्ति जो होता है जो दूसरे की जो भी ज्ञान है ना? उनकी जो सांकेतिक चीज़ें हैं, जैसे उनका जो हाव-भाव है या कोई उपकरण जो भी साधन है, उससे प्रभावित होता है, ठीक? अब हम देखते हैं हर्बर्ट के अनुसार, तो हर्बर्ट के अनुसार शिक्षण का प्रमुख कार्य विचारों, तथ्यों एवं सूचनाओं को शिक्षार्थियों तक पहुंचाना है। यानी हर्बर्ट जी कह रहे हैं कि आपका कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, जो शिक्षण का कार्य है, ठीक, चाहे वो टीचर के विचार हो, चाहे वो टीचर की सूचनाएं हो, वो छात्रों तक पहुंचाना ही आपका क्या है, जो है संप्रेषण है, ठीक। आई बात समझ में? अब हम देखेंगे ये संप्रेषण की विशेषताएं क्या होती हैं, ठीक। समझिएगा, संप्रेषण की विशेषताएं क्या होती हैं। समझ में आया कि नहीं संप्रेषण क्या होता है? फिर से समझिएगा, जैसे दो व्यक्ति हैं, ठीक, दो व्यक्ति जो है आपस में अपने भाव विचार एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं। लेकिन यह बात ध्यान रहे कि जो व्यक्ति अपनी बात को कह रहे हैं वो दूसरा व्यक्ति क्या करे, उस बात को समझ सके। यही क्या है, आपका संप्रेषण है। आई बात समझ में? अब देखिएगा, संप्रेषण की मुख्य विशेषताएं, ठीक, संप्रेषण की क्या क्या विशेषताएं हैं उसको हम देखेंगे। पहला है आपका परस्पर विचारों एवं भावनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। यानी संप्रेषण के माध्यम से क्या होता है, जो विचार होते हैं, भावना होती है, वो एक दूसरे के साथ क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है, यानी आदान प्रदान किया जाता है। आई बात समझ में? दूसरा है आपका संप्रेषण एक पारस्परिक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया। यानी संप्रेषण क्या है, एक पारस्परिक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया। यानी जैसे मान लीजिए आप कहीं गए और वहां पे बहुत सारे लोग हैं, ठीक, और आप किसी से बात ही नहीं कर रहे हैं, किसी से आप बातचीत ही नहीं कर रहे हैं, तो आप किसी से कैसे आप मतलब कनेक्ट हो पाएंगे, है ना? तो यही कह रहा है कि आप कम्युनिकेशन के मतलब द्वारा क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से संबंध स्थापित कर सकते हैं। यानी उससे जब बात करेंगे तो उसको भी लगेगा कि हाँ ये इंसान अच्छा है, बात करने का तरीका उसका अच्छा है, इस तरीके से यह बात कर रहा है, तो उससे क्या होगा, आप उस इंसान से कनेक्ट होंगे। तो वही कहने का तात्पर्य है कि संप्रेषण के द्वारा क्या होता है, एक पारस्परिक संबंध स्थापित होता है, ठीक। थर्ड देखिएगा, यह टू वे प्रक्रिया है, इसमें दो पक्ष होते हैं, एक संदेश देने वाला, दूसरा संदेश ग्रहण करने वाला। यानी जो आपका कम्युनिकेशन है वो कैसा है, टू वे प्रक्रिया, यानी दो व्यक्ति, एक तो बात को कहता है और दूसरा जो है वो क्या करता है, इस बात को सुनता है, ठीक। इसीलिए ये क्या कहा गया है, कम्युनिकेशन आपका क्या है, टू वे प्रक्रिया है, ठीक। इसमें कितने पक्ष होते हैं, दो पक्ष होते हैं, एक तो संदेश देने वाला एक पक्ष हो गया, और जो दूसरा पक्ष है वो है संदेश ग्रहण करने वाला। आई बात समझ में? देखिएगा चौथा, संप्रेषण प्रक्रिया एक
उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया होती है। आपका जो संप्रेषण प्रक्रिया है वो क्या है? उद्देश्य उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया होती है। ठीक। अगला है आपका विचारों एवं भावनाओं के आदान प्रदान को प्रोत्साहन दिया जाता है। यानी जो जो भी लोग हैं, जो भी वो अपनी विचारों को, भावनाओं को आदान प्रदान करते हैं, उनको मोटिवेट किया जाता है कि हाँ, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, आप बहुत अच्छा कह रहे हैं। तो उनको क्या किया जाता है? प्रोत्साहन दिया जाता है। आई बात समझ में? अगला है आपका संप्रेषण की प्रक्रिया में अनुभवों की साझेदारी होती है। जैसे क्या होता है, कम्युनिकेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि अनुभव की भी साझेदारी होती है। जैसे मान लीजिए एक ग्रुप में सभी बैठे हैं, वहां एक दो लोग हैं, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो उनकी लाइफ में जो चीजें हुई हैं, ठीक, उनको जिस चीजों से एक्सपीरियंस हुआ है, उसको क्या करते हैं? वो शेयर करते हैं, यानी साझेदारी करते हैं। तो उससे दूसरा इंसान भी क्या होता है? बहुत कुछ सीखता है। तो वही कहा जा रहा है कि संप्रेषण की जो प्रक्रिया होती है, उसमें जो भी उनके एक्सपीरियंस होते हैं, उनके जो भी अनुभव होते हैं, उनकी वो साझेदारी भी करते हैं। आई बात समझ में? अगला देखिएगा, इसमें आदान प्रदान की प्रक्रिया पृष्ठ पोषण दिया जाता है। ठीक, इसमें जो आदान प्रदान की प्रक्रिया होती है, वो क्या होता है? पृष्ठ पोषण दिया जाता है। ठीक। अगला है आपका संप्रेषण प्रक्रिया में प्रत्यक्षीकरण समावेशित होता है। ठीक। अगला है आपका संप्रेषण सदैव गत्यात्मक प्रक्रिया होती है। सदैव संप्रेषण कैसा प्रक्रिया होती है? हमेशा गत्यात्मक प्रक्रिया होती है। अगला है आपका संप्रेषण के मुख्य चार कार्य है। कितने कार्य है? चार कार्य है। पहला है आपका सूचना प्रत्यक्ष करना, यानी सूचना देना। ठीक। दूसरा है आपका निर्देश, आदेश अथवा संदेश भेजना। ठीक। तीसरा है आपका परस्पर विश्वास जागृत करना, यानी आपस में विश्वास पैदा करना। ठीक। अगला है आपका समन्वय स्थापित करना, यानी अच्छा संबंध स्थापित करना। ठीक। अब हम देखेंगे संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो संप्रेषण के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। संप्रेषण मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। तो देखिएगा, पहला आपका पहला है शाब्दिक संप्रेषण। दूसरा है आपका अशाब्दिक संप्रेषण। पहला क्या है आपका? शाब्दिक संप्रेषण। और दूसरा है आपका अशाब्दिक संप्रेषण। आई बात समझ में? अब हम पढ़ेंगे कि शाब्दिक संप्रेषण होता क्या है। ठीक। शाब्दिक संप्रेषण को इंग्लिश में बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। तो देखिएगा, शाब्दिक संप्रेषण में भाषा का प्रयोग किया जाता है। यानी जो आपका शाब्दिक संप्रेषण है, इसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है। आई बात समझ में? यह संप्रेषण मौखिक रूप में वाणी द्वारा तथा लिखित रूप में शब्दों, संकेतों, विचार, भावनाओं आदि के द्वारा दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, यह दो प्रकार की होती है। समझिएगा शाब्दिक संप्रेषण क्या होता है। कहने का तात्पर्य है कि जो आपका शाब्दिक संप्रेषण है, इसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? आपका भाषा का प्रयोग किया जाता है। और आपका जो यह शाब्दिक संप्रेषण है, ठीक, इसमें या तो मौखिक रूप से, ठीक, मौखिक रूप से क्या करेंगे आप? बोल के, यानी वाणी द्वारा, और लिखित रूप, यानी दो प्रकार से हम इसमें जो है अपनी चीजों को व्यक्त कर सकते हैं। एक तो मौखिक द्वारा और दूसरा लिखित द्वारा। मौखिक द्वारा कैसे करेंगे? वाणी द्वारा नहीं, बोल के। और लिखित रूप में क्या करेंगे? जो भी शब्द है, संकेत है, विचार है, भावना है, उसको लिख के हम क्या करेंगे? दूसरों के सामने उसको प्रस्तुत करेंगे। ठीक। आई बात समझ में? शाब्दिक संप्रेषण क्या है? इसमें जो है भाषा का प्रयोग किया जाता है। और शाब्दिक संप्रेषण दो तरह से जो है, शाब्दिक संप्रेषण में क्या होता है? दो तरीके से लोग अपनी बातों को, विचारों को दूसरों के समक्ष रखते हैं। पहला हो गया आपका मौखिक रूप से। तो मौखिक रूप से में क्या करेंगे? वो बोल के, यानी वाणी द्वारा करेंगे। और लिखित रूप में क्या करेंगे? शब्दों का यूज करके लिख के वो क्या करेंगे? अपनी बातों को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आई बात समझ में? अब हम देखते हैं जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, मौखिक संप्रेषण वो क्या होता है। तो समझिएगा, पहला है आपका मौखिक संप्रेषण। ठीक, मौखिक संप्रेषण। तो देखिएगा, मौखिक संप्रेषण में वाणी द्वारा तथ्यों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। यानी मौखिक संप्रेषण में वाणी के द्वारा जो भी सूचनाएं हैं, उनका लेन देन या आदान प्रदान किया जाता है। ठीक। इसमें वार्ता, परिचर्चा, सामूहिक चर्चा, व्याख्या, कहानी,
प्रश्नोत्तर आदि के माध्यम से अभिव्यक्ति की जाती है। यानी जो मौखिक संप्रेषण है उसमें क्या होता है, जो लोग बात करते हैं किसी टॉपिक पे, चर्चा जो होती है वो हो गया, ग्रुप डिस्कशन जो होता है यानी सामूहिक चर्चा जो हो गया वो हो गया, किसी भी क्लास में जो टीचर व्याख्या करता है वो हो गया, ये सब आपके मौखिक संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं। वार्ता, परिचर्चा, सामूहिक चर्चा, व्याख्या, कहानी, प्रश्नोत्तर, ये सब क्या है, आपके मौखिक संप्रेषण है। यानी इन सब में आप बोल के, वाणी के द्वारा जो है अपनी मतलब कि बातों को अभिव्यक्त करने का यह एक साधन है। ठीक, आई बात समझ में? तो देखिएगा, इसमें संदेश देने वाले तथा संदेश ग्रहण करने वाले दोनों ही परस्पर आमने सामने रहते हैं। यानी आप, कहने का मतलब ये है कि आपके मौखिक संप्रेषण में जो संदेश दे रहा है या जो संदेश ग्रहण कर रहा है, वो दोनों लोग क्या होते हैं, एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं। आई बात समझ में? फिर से देखिएगा, मौखिक संप्रेषण में क्या होता है कि वाणी के द्वारा जो भी सूचनाएं हैं, तथ्य हैं, उनका आदान प्रदान किया जाता है। और मौखिक संप्रेषण के अंतर्गत वार्ता के द्वारा, परिचर्चा के द्वारा, सामूहिक चर्चा, व्याख्या, कहानी, प्रश्नोत्तर, इन सब के माध्यम से जो है सारी सूचनाओं को, तथ्यों को दूसरों को बताया जाता है। आई बात समझ में? और मौखिक संप्रेषण में क्या होता है कि जो संदेश दे रहा है या जो संदेश ग्रहण कर रहा है, दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं। ठीक, हालांकि मोबाइल भी तो है, मोबाइल से भी तो हम करते हैं मौखिक संप्रेषण, पर उसमें हम एक दूसरे के सामने तो नहीं रहते हैं। तो ये तो बात हो गई उसी, मतलब कि ये तो ऐसी चीजें हैं कि एक दूसरे के सामने ही कर सकते हैं। अब ये तो मान लीजिए म्यूचुअल कॉल हो गया ना, मतलब सिंपल कॉल होगी। अगर हम वीडियो कॉल पे बात करते हैं तो क्या होते हैं, एक दूसरे के सामने ही तो होते हैं। तो वही कहने का मतलब है। अगला देखिएगा, आपका लिखित संप्रेषण क्या है, आपका अगला लिखित संप्रेषण। तो लिखित संप्रेषण क्या होता है उसको समझिएगा। रिटन कम्युनिकेशन। ठीक, इसमें संदेश देने वाले लिखित रूप में शब्दों या संकेतों के द्वारा इस प्रकार से संदेश प्रदान करता है कि संदेश ग्रहण करने वाला व्यक्ति अपनी व उसकी भावनाओं को समझ सके। यानी जो लिखित संप्रेषण है, इसमें जो भी संदेश देने का मतलब कि है साधन है, वो लिखित रूप है। कैसा है, लिखित रूप है। और लिखित रूप में क्या हो कि शब्द और संकेत के द्वारा वह संदेश को दूसरों को भेजता है, और जो है संदेश ग्रहण करने वाला व्यक्ति अपनी या उसकी भावनाओं को वह समझ सके। ठीक, कहने का मतलब है कि इसमें संदेश देने वाला जो है वो लिखित रूप में शब्द या संकेत के द्वारा इस प्रकार से संदेश प्रदान करता है कि संदेश ग्रहण करने वाला व्यक्ति अपनी व उसकी भावनाओं को समझ सके। ये आपका लिखित संप्रेषण है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे आपका जो दूसरा प्रकार प्रकार था अशाब्दिक संप्रेषण, उसको पढ़ेंगे। तो देखिएगा, अशाब्दिक संप्रेषण क्या होता है। अशाब्दिक संप्रेषण में भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। यानी अशाब्दिक है, पहले ही दे दिया है, अशाब्दिक यानी नॉन वर्बल, तो इसमें भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक, इसमें वाणी, संकेत, चक्षु संपर्क, मुख मुद्राओं एवं स्पर्श संपर्क आदि का प्रयोग किया जाता है। यानी इसमें क्या होता है, यानी जैसे कि संकेत में बातें होती हैं, ठीक, मुख की जो हाव भाव होते हैं उससे बातें होती, उससे सारी चीजें शेयर की जाती है। आई बात समझ में? अब देखते हैं, ऐसे वन बाय वन सब पढ़ लेंगे। पहला है आपका वाणी संप्रेषण। वाणी संप्रेषण क्या है समझिएगा। वाणी संप्रेषण में विचारों तथा भावनाओं की अभिव्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अथवा छोटे छोटे समूहों में आमने सामने रहकर वाणी द्वारा की जाती, जैसे हाँ हाँ, हूँ कहना, सीटी बजाना, जोर से बोलना, चीखना, मुस्कुराना आदि, ये आपका वाणी संप्रेषण में आएगा। ठीक, और दूसरा देखिएगा मुख मुद्रा एवं चक्षु संपर्क, इसमें आई टू आई कांटेक्ट चक्षु संपर्क को बोलते हैं। मतलब जैसे कि कोई चीज कुछ कहता है तो आप उसको क्या करते हैं, अपने फेस के एक्सप्रेशन से ऐसे करते हैं, नहीं ऐसा है, नहीं वैसा है। हाँ, तो इन सब चीजों को क्या बोलते हैं, मुख मुद्रा एवं चक्षु संपर्क। ये क्या होता है कि इसके द्वारा लोग जो है अपने हाव भाव के द्वारा चीजों को कहते हैं। ठीक, स्पर्श संपर्क हो गया तीसरा। ठीक, अब हम देखिएगा, अब हम देखेंगे शैक्षिक संप्रेषण। ठीक, क्या देखेंगे, शैक्षिक संप्रेषण।
देखिएगा एजुकेशनल कम्युनिकेशन, ठीक। तो शिक्षण के आधार पर संप्रेषण को दो भागों में बांटा गया है, ठीक। शैक्षिक संप्रेषण क्या है? शिक्षण के आधार पर संप्रेषण को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। पहला है आपका व्यक्तित्व संप्रेषण और दूसरा व्यक्तित्व संप्रेषण हो गया, ठीक। और आगे है आपके पहले इसको हम लोग पढ़ लेते हैं उसके बाद, ठीक। व्यक्तित्व है और आपका सामूहिक संप्रेषण है। देखिएगा व्यक्तित्व संप्रेषण क्या होता है? दो भाग है, ठीक। पहला व्यक्तित्व है और दूसरा है आपका सामूहिक संप्रेषण, ठीक। आज हम व्यक्तित्व पढ़ेंगे, फिर अगली क्लास में हम सामूहिक पढ़ेंगे। आई बात समझ में? देखिएगा व्यक्तित्व संप्रेषण क्या होता है, ठीक। जब शिक्षक, ठीक, जब शिक्षक बालक को अलग अलग शिक्षण देता है तो इसे व्यक्तित्व संप्रेषण कहते हैं। यानी जब कोई शिक्षक बालक को अलग अलग शिक्षण देता है तो उसे व्यक्तित्व संप्रेषण कहते हैं, ठीक। अब देखते हैं कि व्यक्तित्व संप्रेषण के उद्देश्य क्या है। तो पहला है आपका शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, उनकी रुचियां, अभिरुचियां, आवश्यकता और मानसिक योग्यता को ध्यान में रखा जाता है। यानी जैसे कि क्लास में जो बच्चे हैं, ठीक, वो क्या है, एक समान तो होंगे नहीं। सभी बच्चों का इंटरेस्ट जो है गेम में तो होगा नहीं। कुछ का क्या होगा, ड्राइंग में होगा, कुछ का जो है मान लीजिए पेंटिंग में होगा, कुछ में डांसिंग में होगा, ठीक। और सबकी जो मेंटल एबिलिटी है वो भी सेम नहीं होगा, है ना। क्या सभी बच्चों का आईक्यू लेवल सेम होता है? बिल्कुल नहीं होता है। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो बच्चों में अलग अलग विभिन्नताएं होती हैं, उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए यह व्यक्तिगत संप्रेषण कराया जाता है। आई बात समझ में? सेकंड है आपका साधारण शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण आवश्यक है। यानी जो बच्चे बिल्कुल सिंपल हैं, यानी साधारण हैं, जिनको ज्यादा समझाने की आवश्यकता है या जिनको चीजें कम समझ में आती हैं, उनको व्यक्तिगत शिक्षण आवश्यक। यानी व्यक्तिगत में क्या होगा, एक ही बच्चा रहेगा और एक ही बच्चे पे फोकस किया जाएगा, ठीक। तो अगला है आपका शिक्षार्थियों की विशिष्ट योग्यताओं और व्यक्तित्व का विकास करना। यानी जो आपका व्यक्तिगत संप्रेषण है उसके द्वारा जो बच्चा है जिसमें बहुत ज़्यादा योग्यताएँ हैं, उनको और अधिक विकास करने के लिए भी आपका व्यक्तिगत संप्रेषण यूज़ किया जाता है या इसका वह उद्देश्य है, ठीक। अगला है आपका शिक्षार्थियों को क्रियाशीलता का अवसर प्रदान करना, यानी बच्चों को और क्रियाशील बनाना, ठीक। अब हम देखेंगे व्यक्तित्व संप्रेषण के गुण क्या है, ठीक है। व्यक्तित्व संप्रेषण के गुण क्या है? तो पहला है आपका यह विधि बाल केंद्रित होने के कारण मनोवैज्ञानिक है। यानी यह विधि क्या है आपका? बाल केंद्रित है, यानी बच्चों के ऊपर केंद्रित है। बच्चों इसमें मेन होते हैं। आई बात समझ में? इस विधि में बालक को क्रियाशील बनाती है। यानी जब व्यक्तिगत संप्रेषण में क्या होगा, एक एक बच्चों पर स्पेशली ध्यान दिया जाएगा तो बच्चे क्या होंगे, एक्टिव तो होंगे ही, क्रियाशील तो होंगे ही, ठीक। अगला है आपका इस विधि में बालक को ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रेरित किया जाता है। यानी इस विधि में क्या होता है, बालक को ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रेरित किया जाता है, ठीक। वह स्वयं करके सीखता है। यानी जैसे कि अगर कोई एक एक बच्चे के ऊपर ध्यान देगा तो बच्चा क्या होगा, बहुत ही ज्यादा एक्टिव होगा और उसको मोटिवेट किया जाता है कि आप स्वयं करके सीखिए और आप जो भी नॉलेज है खुद ही उसको गेन करिए। आई बात समझ में? अगला है आपका इस विधि में शिक्षक बालक के ऊपर अपने व्यक्तित्व का प्रभाव डालने में समर्थ रहता है। यानी जब टीचर एक ही बच्चे के ऊपर पूरा फोकस डाल रहा है तो शिक्षक जो भी है वह बालक के ऊपर पूरी तरीके से अपना प्रभाव डालता है। आई बात समझ में? अगला है आपका इस विधि में शिक्षा व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार दी जाती है। यानी जो चाहे बच्चे में जिस प्रकार की भिन्नता है उसके अनुसार उनको शिक्षा दी जाती है। आई बात समझ में? अगला है आपका यह विधि सीखने के व्यक्तिगत सिद्धांत पर आधारित है। यानी जो ये विधि है वो सीखने का जो व्यक्तिगत सिद्धांत है उस पर आधारित है, ठीक है। अगला है आपका यह विधि मंद बुद्धि एवं प्रखर बुद्धि दोनों प्रकार के छात्रों के लिए उपयोगी। यानी ये जो आपका व्यक्तिगत संप्रेषण है ये चाहे मंद बुद्धि वाला बच्चा हो चाहे वो प्रखर बुद्धि वाला बच्चा हो, दोनों प्रकार के छात्रों के लिए यह विधि उपयोगी है। आई बात समझ में? अब देखेंगे हम व्यक्तिगत संप्रेषण के दोष क्या है, ठीक।
यानी व्यक्तिगत संप्रेषण के क्या दोष है। तो देखिएगा, यह विधि अधिक खर्चीली है, अतः प्रत्येक समाज इसकी व्यवस्था नहीं कर सकता है। सही बात है। क्या एक क्लास में अगर बहुत सारे बच्चे हैं, तो एक एक बच्चे को ऊपर अगर एक एक शिक्षक ध्यान देगा, तो क्या ये पॉसिबल है? ऐसा पे क्या होगा, बहुत अधिक खर्च आएगा और यह हर एक जगह पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक। अगला है आपका, प्रत्येक छात्र के लिए व्यक्तिगत रूप से शिक्षक का प्रबंध करना असंभव है। यानी हर एक छात्र के लिए पर्सनली एक टीचर को मतलब का प्रबंध करना बहुत ही असंभव है ना? क्या हर एक जितने भी स्कूल में छात्र हैं, क्या उतने ही टीचर आ सकते हैं? ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। ठीक। ये कैसा, कोचिंग या ट्यूशन ट्यूशन में होम ट्यूटर जो होता है वहां पे ये चीजें होती हैं कि एक टीचर एक ही बच्चे को घर पे आराम से पढ़ाते हैं। ठीक। अगला है आपका, इसमें शिक्षक और बालक दोनों के समय और शक्ति का अपव्यय होता है। इसमें जितना शिक्षक की एनर्जी और टाइम जाता है, उतना बालक का भी जाता है। ठीक। यह विधि अव्यवहारिक है। यही बात समझ में। अगला है, प्रत्येक बालक के लिए यह विधि उपयोगी नहीं है। यानी हर एक बच्चे के लिए यह विधि उपयोगी नहीं है। ठीक। अब हम पढ़ेंगे सामूहिक संप्रेषण। तो यहाँ पे समझ लीजिए सामूहिक संप्रेषण क्या होता है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। वहां पे आगे का जो टॉपिक है उसको क्लियर करेंगे। और एक बात और, ये जो जब क्लास कंप्लीट हो जाएगा, यानी जो पार्ट 1 है पार्ट 2 है जो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो है आपको नोट्स जो है वो चैप्टर 2 का वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दिया जाएगा। ठीक। देखते हैं सामूहिक संप्रेषण क्या होता है। सामूहिक संप्रेषण का अर्थ कक्षा शिक्षण से है। यानी सामूहिक संप्रेषण के लिए एक सी मानसिक योग्यता वाले छात्रों के अनेक समूह बना लिए जाते हैं। सामूहिक संप्रेषण में क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को एक साथ, जो एक योग्यता वाले होते हैं उनको समूह में अलग अलग बांट दिया जाता है। ठीक। तो चलिए आज की क्लास बस इतनी ही, मिलते हैं कल इसी क्लास के अगले पार्ट में। और तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। और फर्स्ट सेमेस्टर वाले क्लास के फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी बच्चे हैं, वो सीरियसली पढ़ाई करें, बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें, वरना फिर उन्हीं को पछताना पड़ेगा। ठीक। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा, जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी आपके कॉलेज फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके रिलेटिव्स में बीटीसी कर रहे हैं, उन सभी के साथ शेयर जरूर करिएगा। ठीक है। तो चलिए क्लास को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। और इसका पीडीएफ जब यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आपके टेलीग्राम आईडी पे सेंड कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।